बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम अपने जिस सबक का मुताला करेंगे उसका नाम है चुगलखोर, और आज हम उसके मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ेंगे, तदरीसी मकासिद भी पढ़ेंगे और आपको मुश्किल अल्फाज के मानी भी सबक के लिखवाए जाएंगे। शफ़ी अकील मुसन्निफ़ हैं और इनकी जो है सिने विलादत इनका है 1930 और सिने वफ़ात है इनका 2013। शफ़ी अकील लाहौर के करीब वाक़े एक गांव थीना में पैदा हुए। वो एक मारूफ सहाफ़ी, मशहूर सहाफ़ी, अदीब और शायर थे। नासाजगार हालात यानी ख़राब हालात, माली तौर पर हालात ख़राब थे, जिसकी वजह से आला तालीम हासिल ना कर सके। मुलाजमत यानी नौकरी के साथ साथ अदीब फ़ाज़िल और मुंशी फ़ाज़िल के इम्तिहान पास किए। ये उलूम शर्किया फ़ारसी की तीसरी और आखिरी सनद होती है, मुंशी फ़ाज़िल और अदीब फ़ाज़िल। 20 साल की उम्र में लाहौर से कराची चले गए और मजीद लाहौरी के रिसाले नमकदान से वाबस्ता रहे, मुंसलिक रहे। बाद अज़ां इसके बाद अखबार जहां और रोज़नामा जंग से मुंसलिक हो गए। इनका उसलूब, इनका अंदाज़ यानी अंदाज़ तहरीर जो है इनका सादा और सलीस है, आम फहम है, आसानी से समझ में आने वाला है। इनके तराजुम ऐसे हैं कि इन पर तबज़ाद होने का गुमान होता है। तबज़ाद होता है जो ख़ुद मुसन्निफ़ ने अपनी तख़य्युल से, अपनी सोच से लिखा, तो वो तबज़ाद है। तो इनके तराजुम भी ऐसे होते थे कि ऐसा लगता था जैसे उन्होंने ये कहानी खुद लिखी है। इनका ज़्यादातर काम लोक दास्तानों पर मुश्तमिल है। लोक दास्तानें जो हैं इन्हें आप कह सकते हैं कि ये ऐसी कहानियाँ होती हैं जो नस्ल दर नस्ल, सीना ब सीना आगे मुंतकिल होती रहती हैं। उनमें कोई ना कोई अखलाकी सबक पोशीदा होता है और ये जिस इलाके की लोक कहानी होती है उसके इलाके के तहज़ीब व तमद्दुन और मुआशरत, रहन सहन, ज़ुबान, हर चीज़ के असरात जो हैं उसके अंदर नज़र आते हैं। उन्होंने लोक कहानियों के तराजुम भी किए हैं। मुख्तलिफ़ लोक दास्तानों को उर्दू में मुंतकिल करके उन्होंने एक बड़ी सकाफ़ती और इल्मी और अदबी खिदमत अंजाम दी है। उनकी तसनीफ़ और तालीफ़ात में, तसनीफ़ होता है जो मुसन्निफ़ ने ख़ुद लिखी होती है, तालीफ़ जिस तरह की तराजुम वगैरह की हैं, कोई चीज़ मुरतब की है, ये सारी चीज़ें तालीफ़ में आती हैं जो ख़ुद ना लिखी हो मुसन्निफ़ ने। उनकी तसनीफ़ और तालीफ़ात में पंजाब की लोक कहानी, पंजाबी लोक दास्तानें, चीनी लोक कहानियाँ, जापानी लोक कहानियाँ, ईरानी लोक कहानियाँ, पेरिस फिर पेरिस है, मजीद लाहौरी, अदबी मुकालमे और हमारी मंजिल, गाज़ी या शहीद शामिल है। ये इसी का हिस्सा है, गाज़ी या शहीद हमारी मंजिल का। उनकी एक तसनीफ़ पंजाब रंग पर उन्हें राइटर गिल्ड की तरफ से इनाम भी मिला। राइटर तो आपको पता है अदीब मुसन्निफ़ को कहते हैं। गिल्ड होता है हम ख्याल या हम पेशा लोगों की तंजीम, यानी कि ऐसी तंजीम, ऐसी जमात जिसमें हम ख्याल, एक जैसी सोच रखने वाले लोग हों या जिनका पेशा, जिनकी नौकरी, काम एक जैसा हो, तो उसे गिल्ड कहते हैं। आप कराची में मुकीम और बतौर सहाफ़ी रोज़नामा जंग से वाबस्ता थे, यानी आप कराची में रहते थे और सहाफ़ी के तौर पर रोज़नामा जंग से वाबस्ता थे, वहाँ पर मुलाजिम थे सहाफ़ी के तौर पर। अब हम सबक के मुताले का आगाज़ करेंगे। चुगलखोर, खोर का मतलब खाने वाला, चुगलखोर चुगली खाने वाला। तदरीसी मकासिद है इसके, तलबा पर लोक दास्तान का मफ़हूम वाज़ेह करना। लोक दास्तान का मफ़हूम आपको बताया जा चुका है। चुगलखोरी जैसी अखलाकी बुराई के दूर रस मनफी समाजी नताइज को वाज़ेह करना, यानी कि अगर आप चुगलखोरी करते हैं तो ये एक तो अखलाकी बुराई है, दूसरा ये है कि इसके बहुत दूर तक जो है बुरे नताइज मुरतब होते हैं, माशरे पर बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है लोगों को चुगलखोरी की वजह से। तलबा को बावर कराना है कि चुगलखोरी, फितना परवरी, गीबत और बदखुई अखलाकी और इस्लामी लिहाज से काबिल मज़म्मत अफ़आल हैं, इनसे बचना चाहिए। फितना परवरी होता है झगड़े को बढ़ाना, गीबत भी यही होता है कि किसी की ऐसी बुराई करना जो उसमें मौजूद हो लेकिन जब आप उसके सामने बयान करेंगे तो उसे बुरा लगेगा। बदखुई का मतलब यही होता है कि किसी के बारे में बुरा बोलना, बुरा कहना। आइए अब सबक के मुताले का आगाज़ करते हैं। यहाँ उन्होंने थोड़ी सी वजाहत दी है सबक के हवाले से। इस सबक में चुगलखोर के बयानात झूठ के झेल में ज़ुमरे में आते हैं, यानी झूठ गिने जाएंगे, और ये चुगलखोरी के बजाय फितना परवरी ज़्यादा है, यानी फितने को बढ़ाना, फसाद पैदा करना ज़्यादा है। ये एक लोक कहानी है। ये लोक कहानियाँ, ये लोक दास्तानें किसी मुआशरे, तहज़ीब और ज़ुबान का कीमती सरमाया होती हैं। इन कहानियों के मुसन्निफ़ का किसी को अता पता नहीं होता, ये नहीं मालूम होता कि ये कहानी किसने कही थी, क्योंकि सीना बसीना, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही होती है, तो इसलिए ये मालूम ही नहीं होता कि सबसे पहले ये कहानी किसने बयान की। ये कहानियाँ सीना बसीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती हैं। इनके ज़रिए मोहब्बत, इसार, खुलूस, मुरव्वत, लिहाज, इत्तेहाद,
दोस्ती और बहादुरी जैसी सिफ़ात मुआशरे में परवान चढ़ती हैं, फलती फूलती हैं, पैदा होती हैं और आगे बढ़ती हैं, और नस्लों की किरदार साजी में, उनकी किरदार बनाने में, उनकी शख्सियत बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। अगले वक्तों की यानी पुराने ज़माने की, पिछले वक्त की बात है, गुजरे हुए ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली खाना और एक की बात दूसरे से करना उसकी आदत थी और लाख कोशिश के बावजूद वो अपनी आदत को ना छोड़ सका। उसने बारहा यानी कई बार इस बात का इरादा किया, इस बात का ख्याल किया कि अब किसी से किसी की चुगली नहीं खाएगा, एक की बात दूसरे से नहीं कहेगा, लेकिन हर बार वो अपने इस इरादे में नाकाम हो जाता। दरअसल वो अपनी इस आदत से मजबूर था, वो बेबस था अपनी इस आदत के आगे, और इसी आदत की वजह से उसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े। हाथ धोना मुहावरा है, यानी उसको अपनी मुलाजमत भी गंवानी पड़ी, उसकी मुलाजमत भी चली गई। चुनाचे वो बेकार था, यानी उसके पास कोई काम ना था। चुनाचे की इमला दुरुस्त कर लीजिएगा, गुनगुना के साथ लिखेंगे हम। उसने दूसरी मुलाजमत, दूसरी नौकरी की बहतेरी यानी बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सका। कुछ दिन तक तो वो अपनी जमा पूंजी पर गुजर बसर करता रहा, यानी कि जो भी उसने पैसे जमा किए थे वो कुछ अरसे तक तो उस पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारता रहा। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके उसका सारा सरमाया, सारा पैसा ख़त्म हो गया तो वो बहुत परेशान हुआ। उसने नौकरी और मजदूरी के लिए सर तोड़ यानी सख्त कोशिश शुरू कर दी कि कहीं फाकों की नौबत ना आ जाए, कहीं भूखे रहने का वक्त ना आ जाए। फाका होता है भूखा रहना, जब खाने को कुछ ना मिले इंसान को। मुख्तलिफ लोगों से कहा, दर दर की खाक छानी, खाक छानना भी मुहावरा है, यानी हर जगह गया, जगह जगह गया, एक एक के पास गया, मगर मुसीबत ये थी कि चुगलखोर होने की वजह से उसे कोई अपने पास मुलाजिम रखने पर तैयार ना होता था। गांव के तमाम लोग उससे अच्छी तरह वाकिफ़ थे और उसकी चुगली खाने की आदत के बारे में जानते थे, इसलिए कोई उसे मुंह भी ना लगाता था। मुंह ना लगाना यानी कि कोई उसे अहमियत नहीं देता था, कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता था। आखिर जब वो मुसलसल नाकामियों से तंग आ गया और नौबत वाकई फाकों तक यानी कि भूखे रहने तक आ पहुंची, तो उसने दिल में सोचा इस गांव को छोड़ देना चाहिए और कहीं और चलकर किस्मत आजमानी चाहिए। चुनांचे उसने थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान लिया और गांव छोड़कर सफ़र पर रवाना हो गया ताकि किसी दूसरे गांव या शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करे। चलते चलाते वो एक और गांव में पहुंचा। ये गांव उसके लिए नया था और उसे वहां कोई नहीं जानता था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि उसे यहाँ नौकरी मिल जाएगी। लिहाजा वो एक किसान के पास गया और उससे कहा, मुझे आप अपनी मुलाजमत में रख लें, यानी कि मुझे नौकरी दे दें। किसान ने उसे दरियाफ्त किया, पूछा, मालूम किया कि तुम क्या काम कर सकते हो। चुगलखोर ने जवाब दिया, मुझे खेती बाड़ी का सारा काम आता है, यानी काश्तकारी का, फसलों वगैरह का सारा काम आता है, ये काम मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने जहाँ मैं है वहाँ पर मीम के ऊपर छोटा सा ज़बर लगाया है ताकि मैं और मैं का फ़र्क वाज़ेह हो। इत्तेफाक की बात ये कि वो किसान अकेला था और खेतों में कि काम काज में उसका हाथ बटाने वाला कोई ना था। हाथ बटाना मुहावरा यानी मदद करने वाला। उसे एक मुलाजिम की ज़रूरत भी थी, इसलिए उसने सोचा कि चलो इसे ही मुलाजिम रख लेता हूँ, इसे ही नौकरी दे देता हूँ, ये भी ज़रूरतमंद है और मेरा काम भी हल्का हो जाएगा, मेरा काम भी आसान हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही सोचकर उसने चुगलखोर से पूछा, अगर मैं तुम्हें अपने पास मुलाजिम रख लूँ तो तुम क्या तनख्वाह लोगे, क्या उजरत लोगे, क्या मुआवजा लोगे कि अगर मैं तुम्हें नौकरी दे देता हूँ। इस पर चुगलखोर ने बड़े इत्मीनान से, बड़ी तसल्ली से, सुकून से जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरी कोई तनख्वाह नहीं है। किसान को उसकी बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ी हैरत हुई कि काम करेगा और तनख्वाह नहीं लेगा, मतलब ये क्यों कर हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। उसने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है। जवाब में चुगलखोर कहने लगा, आप मुझे सिर्फ रोटी एक कपड़ा दे दें और उसके साथ एक बात की इजाज़त, बस यही मेरी तनख्वाह है। किसान पूछने लगा, किस बात की इजाज़त। चुगलखोर बोला, आप मुझे सिर्फ इतनी इजाज़त दे दें कि मैं 6 माह बाद आपकी सिर्फ एक चुगली खा लिया करूं। चुगलखोर की ये बात अपनी जगह बड़ी अजीब थी, लेकिन किसान ने अपने दिल में सोचा, मुफ्त का यानी बगैर मुआवजे का, बगैर उजरत का नौकर मिल रहा है, खाली यानी सिर्फ रोटी कपड़े में क्या बुरा है। फिर उसने अपने आप को आमादा करने के लिए कहा, अपने आप को राज़ी करने के लिए कहा, यानी कि किसान ने, 6 माह बाद एक चुगली खाता है तो खा ले, मेरा क्या जाता है, ये किसी से मेरी चुगली खाकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरा क्या नुकसान करेगा। मेरे पास कौन से राज हैं, मेरे पास कौन सी ऐसी बातें हैं जो छुपाई जाएं और जो जाहिर हो जाएंगी तो नुकसान होगा। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। चुनाचे चुगलखोर किसान के पास मुलाजिम हो गया। वो काम भी उसी का करता था और उसी के घर में रहता भी था। रोज़ाना सुबह सवेरे किसान के साथ खेतों में चला जाता, बैलों के लिए चारा काटता, हल चलाता, गाही करता, गाही होता दाना और भूसा अलग अलग करना, और इस तरह काम में किसान का बराबर का हाथ बटाता, यानी कि मुसलसल उसका हाथ बटाता, मदद करता। दिन गुजरते गए और किसान को ये बात भी भूल गई कि 6 माह बाद चुगलखोर ने एक चुगली खाने की इजाज़त मांगी थी और उस
ने चुगली खाने की इजाज़त दे दी थी। किसान इस अरसे में ये तमाम बातें भूल चुका था। उधर चुगलखोर को किसान के यहाँ मुलाजिम हुए यानी नौकरी करते हुए 6 माह बीत चुके थे, 6 माह गुजर चुके थे। अब उसका दिल चाह रहा था, अब उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हो रही थी कि किसी से किसान की कोई चुगली खाए। वो 6 माह से अब तक अपनी इस आदत पर जबर किए हुआ था, इस आदत पर जो है वो बेबसी से काबू किए हुए था, उस आदत को बर्दाश्त किए हुए था। मगर अब मुआहदे की मुद्दत वक्त ख़त्म होने पर अपने आप पर काबू पाना उसके इख्तियार में ना था, उसके बस में ना था। चुनांचे जब वो अपनी आदत से बिल्कुल मजबूर हो गया तो उसने सोचा अब चाहे कुछ हो मैं किसान की चुगली ज़रूर खाऊंगा और अब तो मुआहदे के मुताबिक मेरा हक भी है। एक रोज़ किसान हस्बे मामूल यानी रोज़ के मुताबिक मामूल के मुताबिक अपने खेतों में गया हुआ था और घर में उसकी बीवी अकेली थी, यानी किसान की बीवी अकेली थी। ये देखकर चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, हमदर्दी दिखाते हुए कहने लगा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। किसान की बीवी बोली, ज़रूर कहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। चुगलखोर और भी ज़्यादा हमदर्दी जताते हुए जाहिर करते हुए बोला, इसमें तुम्हारा ही भला है, इसमें तुम्हारी ही बेहतरी है। यह सुनकर किसान की बीवी को कुछ शक सा हो गया। उसने दिल में सोचा हो ना हो कोई ख़ास बात ज़रूर है। यही ख्याल करके, यही सोचकर वो कहने लगी, फिर तो ज़रूर कहो, वो क्या बात है। जवाब में चुगलखोर बड़े राजदाराना अंदाज में बोला, बड़े राज भरे अंदाज में बोला, दरअसल किसान कोढ़ी हो गया है। उसने ये बीमारी अब तक तुमसे छुपाए रखी है। कोढ़ी हो गया है? किसान की बीवी ने चौंक कर पूछा, हैरान होकर पूछा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ी हैरत हुई उसे। ये बात उसके लिए जिस कदर नई थी उससे कहीं ज़्यादा हैरान कुन भी थी, हैरान कर देने वाली भी थी। चुगलखोर ने जब अपने 3 निशाने पर बैठता देखा, यानी कि जब अपनी बात का असर होते देखा, तो बोला, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो आजमा के देख लो। अब तो किसान की बीवी भी सोच में पड़ गई। उसने दिल में सोचा, हो सकता है मुलाजिम ठीक ही कह रहा हो, भला उसको मुझसे ऐसा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। लिहाजा उसने जल्दी से पूछा, मगर मैं कैसे आजमाऊँ। चुगलखोर झट से कहने लगा, फ़ौरन कहने लगा, इसमें क्या मुश्किल है। फिर उसने उसे समझाते हुए कहा, यानी चुगलखोर ने बीवी को समझाते हुए कहा, जो आदमी कोढ़ी हो जाए उसका जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर तुम ये जानना चाहती हो कि किसान कोढ़ी हो गया है या नहीं तो किसान के जिस्म को ज़ुबान से चाट कर देख सकती हो। किसान की बीवी को चुगलखोर की ये तजवीज़, ये राय मशवरा बड़ा पसंद आया। उसने सोचा इससे नौकर के झूठ सच का पता चल जाएगा। उसने कहा, अच्छा, कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊँगी तो किसान के जिस्म को चाट कर ज़रूर देखूँगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ चल दिया, जहाँ किसान पहले ही से खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था, मसरूफ़ था। दरअसल उन दिनों फसल पक चुकी थी, जिसकी वजह से किसान 2 दिन से अपने घर नहीं गया था। उसे रात को भी खेतों ही में रहना पड़ता था, क्योंकि जब फसल कट जाती है तो जाहिर सी बात है दाना भूसा वगैरह सब अलग हुआ होता है, तो उनको हिफाजत भी करनी होती है, देखना होता है कि आंधी बारिश में फसल ख़राब ना हो जाए, फसल की हिफाजत करनी होती है। तो फिर जो है बाज़ औक़ात वो मुलाजिमों को वहाँ रखते हैं, और बाज़ औक़ात अगर ज़्यादा मुलाजिम ना हो तो ख़ुद मालिक जो है खेत का या फसल का वो वहाँ रहता है खेतों में। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और उससे बड़ी राजदारी से कहने लगा, तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ। उसने ताज्जुब हैरत से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो। चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वो तो पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। किसान सारा काम काज छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने अपने दिल में सोचा, नौकर ठीक ही कह रहा होगा, भला उसे इस किस्म का झूठ बोलने की क्या पड़ी है, क्या ज़रूरत है। हो सकता है मेरी बीवी वाकई पागल हो गई हो। चुगलखोर ने जब किसान को इस तरह शशोपंज में यानी तज़ब्ज़ुब में, कशमकश में मुब्तला देखा तो बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आए उस वक्त देख लेना। इस पर किसान कहने लगा, हाँ ये ठीक है, आज रात तो मुझे खेतों ही में रहना है, कल जब वो खाना लेकर आएगी तो देख लूँगा। चुगलखोर ने जब ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया है, यानी उसकी बातों को यकीन कर लिया है किसान ने, तो वहाँ से चला और किसान के सालों के पास पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसने उनसे कहा, यानी किसान ने सालों से कहा, यानी फिर बीवी के भाइयों से कहा, तुम लोग यहाँ मज़े कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई, यानी तुम्हारी बहन का शौहर तुम्हारी बहन को रोज़ मार मार कर अधमुआ कर देता है, यानी कि मरने के करीब पहुँचा देता है। वो इसे इस जालिमाना तरीके से मारता है कि मैं बयान नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता। किसान के सालों ने चुगलखोर की ये बात सुनी तो बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने इससे कहा, मगर हमारी बहन ने तो हमें ये कभी नहीं बताया। इस पर चुगलखोर बोला, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती, वरना उसे तो किसान इस बुरी तरह मारता पीटता है कि वो हलकान हो जाती है, वो निढाल हो जाती है, खेतों में सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है। लेकिन हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें, ये किसान के सालों ने कहा। इस पर चुगलखोर झट से बोला, फ़ौरन बोला, अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं झूठ कह रहा हूँ तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी उस वक्त तुम खुद अपनी आंखों से देखना किसान उसे किस तरह मारता है। किसान के साले ये बात सुनकर गुस्से से मिलाने लगे, गुस्से में बेकरार होने लगे। भला वो अपनी बहन की बेइज्जती जिल्लत कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने चुगलखोर से कहा, अच्छा हम कल खेत में छुपकर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे।
चुगलखोर वहाँ से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास गया और उनसे कहा कि बड़े अफसोस की बात है, तुम सब एक माँ के बेटे हो और फिर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते। किसान के भाइयों ने उसे ताज्जुब से, हैरत से पूछा कि क्या हुआ, तुम ये क्या कह रहे हो, हम किसकी मदद नहीं करते। इस पर चुगलखोर ने रूहांसा सा मुंह बनाकर जवाब दिया, यानी रोने वाली शक्ल बनाकर जवाब दिया कि तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में गिरफ्तार है। उसके साले हर चौथे रोज़ आकर हर दूसरे चौथे रोज़ आकर उसे ज़ुदूकूब करते हैं, उसे मारते पीटते हैं, और एक तुम हो कि तुम्हें इसकी खबर तक नहीं। किसान के भाई ये सुनकर परेशान से होकर कहने लगे, मगर हमारे भाई ने तो हमें कुछ नहीं बताया। चुगलखोर बोला, वो तुमसे क्या कहे, बेचारा अपनी शराफत की वजह से कुछ नहीं कहता और खामोशी से ये बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है। जवाब में भाई कहने लगे, हमें तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। यह सुनकर चुगलखोर ने कहा, अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं तो कल दोपहर को आकर अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लेना कि किस तरह किसान के साले उसे मारते हैं। किसान के भाई गुस्से में तिलमिलाने लगे, बेकरार होने लगे। तिलमिलाने का होता है मतलब बेकरार होना, तड़पना। उन्होंने कहा, अच्छा हम कल देख लेंगे वो हमारे भाई को किस तरह हाथ लगाते हैं, किस तरह मारते हैं, अभी हम मरे नहीं। इस तरह चुगलखोर सब लोगों से ये बातें कहकर वापस आ गया और अपने कामकाज में वो इस तरह मसरूफ हो गया आकर कि किसी को कानो कान इस बात की खबर ना हुई। मुहावरा है कानो कान खबर ना होना, यानी किसी को इस बात का हरगिज़ पता न चला, बिल्कुल पता न चला कि वो कहाँ गया था और कहाँ से आया है। दूसरे रोज़ दोपहर को जब किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में आई तो किसान ने कनखियों से, नहीं चोर नज़रों से, टेढ़ी नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो बड़ी एहतियात से उसकी अपनी यानी कि बीवी की हर हरकत का जायज़ा ले रहा था, क्योंकि उसके दिल में था कि कहीं पागल होने की वजह से वो उसे काट ना खाए, इसीलिए वो उसके करीब होने से डरता था। दूसरी तरफ किसान की बीवी की ये कोशिश थी कि किसान किसी तरह उसके करीब हो और वो उसको काट कर या उसे ज़बान लगाकर देख सके कि नमकीन है या नहीं। जो ही वह छाछ यानी लस्सी का मटका और रोटियों की चंगेरी, तिनकों का थाल बना होता है, इसके अंदर रोटियाँ रखी जाती हैं, ज़मीन पर रखकर बैठी, किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर उसकी बीवी भी रोटियों की चंगेरी आगे बढ़ाने के बहाने कदरे आगे की तरफ सिरा गई, खिसक गई। फिर जो ही किसान ने रोटी पकड़ने को हाथ आगे बढ़ाया, उसने झपट कर लपक कर उसकी कलाई पकड़ ली और उसे चाटने के लिए आगे बढ़ी। किसान उछलकर दूर हट गया। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि वाकई उसकी बीवी पागल हो गई और काट खाने को दौड़ती है। किसान को नौकर की कही हुई बात सच मालूम हो रही थी। उधर उसकी बीवी ने जब ये देखा कि किसान उसे जिस्म चाट कर देखने नहीं दे रहा तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि किसान वाकई कोढ़ी हो गया और नौकर ठीक कह रहा था। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की। यह देखकर किसान ने आओ देखा ना ताओ, इन्हें बगैर सोचे समझे ना इधर देखा ना उधर, पाँव से जूता उतार कर वहीं बीवी की ठुकाई शुरू कर दी, बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया, उसकी पिटाई शुरू कर दी। जो ही उसने बीवी पर जूते बरसाने शुरू किए, बीवी को मारना शुरू किया तो करीब ही खेत में छुपे हुए किसान के साले बाहर निकल आए। वाकई नौकर ठीक कह रहा था। उनके सामने उनकी बहन की पिटाई हो रही थी, उनकी बहन पिट रही थी, उसको मारा जा रहा था। फिर भला वो क्यों यकीन ना करते। वो सारे के सारे ललकारते हुए, ऊंची आवाज़ में बोलते हुए, मुकाबले की दावत देते हुए आगे बढ़े और किसान पर टूट पड़े, किसान पर हमला कर दिया। आज देखते हैं तुम हमारी बहन को किस तरह मारते हो। उनका आगे बढ़ना था कि दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाइयों ने देखा वाकई नौकर ने हमें सही इत्तला दी थी, सही खबर दी थी, सही बताया था। उन्होंने जवाब में किसान के सालों को ललकारा, आज देखते हैं तुम हमारे भाई को किस तरह मारते हो। अब यहाँ पर सवालिया अलामत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर उनके गुस्से के जज्बात का इजहार हो रहा है, तो जहाँ जज्बात का इजहार हो वहाँ पर हम ये फजाइये की अलामत लगाते हैं। और इसके बाद वो सब एक दूसरे पर पिल पड़े, एक दूसरे पर हमला कर दिया। वो सर फुटबल हुई, वो लड़ाई हुई, यानी कि ऐसी लड़ाई जिसमें सर फट जाए, जिसमें खून खराबा हो जाए। वो लाठियाँ चली कि सब खून में नहा गए। आखिर इर्द गिर्द के यानी आसपास के खेतों में काम करने वाले दूसरे लोग भाग कर आए और उन्होंने बीच बचाव करवाया, यानी उन्होंने सुलह करवाई और उन्हें एक दूसरे से अलग किया। फिर जब इनका गुस्सा कदरे कम हुआ तो उनसे लोगों ने पूछा, यानी उन सब लोगों से, किसान से, उसके सालों से, उसके भाइयों से लोगों ने पूछा तुम लोग इस तरह क्यों लड़ रहे थे। इस पर सब ने अपनी अपनी बात बताई कि यूँ नौकर हमारे पास आया था और उसने ये बताया था। इस तरह जब सब अपनी अपनी बात बता चुके तो पता चला कि ये सब कुछ चुगलखोर का किया धरा, ये सब चुगलखोर के काम है, चुगलखोर के करतूत हैं। वो सारे के सारे मिलकर चुगलखोर की तलाश में चले गए, लेकिन इस वक्त तक चुगलखोर वो गांव छोड़कर कहीं और जा चुका था। कहते हैं वो दिन और आज का दिन चुगलखोर का कहीं पता न चल सका। यही वजह है कि आज भी कोई चुगलखोर ये नहीं मानता कि वो चुगलखोर है। दरअसल उसे इस बात का डर है, खौफ है कि अगर उसने ये बात तस्लीम कर ली, ये बात मान ली कि वो चुगलखोर है, वो चुगली खाता है, तो किसान, उसके साले, उसकी बीवी के भाई और उसके भाई यानी किसान के भाई उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हर चुगलखोर कहने पर नाराज़ हो जाता है। माखज़ है इसका पंजाबी लोक दास्तान है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सबक, मुसन्निफ़ का तारुफ।
तदरीसी मकासद और मुश्किल अल्फाज के मानी, ये तमाम चीज़ें आपने अच्छी तरह से याद करनी है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।